Am I audible clearly? Okay, yeah. Just put your attendance. Then we will continue with our lesson. I had asked you people to revise permutation and combination. Okay. So that was your responsibility. I don't know how many of you have revised and how many of you don't. So see, I think we had taken the first example as well, solved example. Okay, and the second one I think also. तो ये दो एग्जांपल्स हमने लिए थे. तो जिन्होंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन रिवाइज नहीं किया है उनके लिए मैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ. ओके, सो यू कैन नोट इट डाउन. इसकी आपको जरूरत पड़ेगी. सी एन सी आर इज इक्वल्स टू n factorial divided by r factorial in another bracket n minus r and whole factorial. Okay, so this is the formula for combination, that is NCR. ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी. नाउ वी विल डायरेक्टली गो टू द एक्सरसाइज 9.1, जिसमें से मैंने आपको बोला था कि शुरू के कुछ एग्जांपल्स जो है वो इजी है. सो यू प्लीज ट्राई. आई डोंट नो यू ट्राइड इट और नॉट. ठीक है, सो लेट मी जस्ट नो, आप सब लोग बताइए कि आप में से कितने लोगों ने 9.1 में से एक या फिर दो या फिर कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं. 9.1 में से आप लोगों ने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं? यू कैन जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स. किसी ने भी कोई भी सॉल्व सॉल्व नहीं किया है प्रॉब्लम? See, we are in the February month now. Okay, we are in the February month now, and we have to start the 12th batch as well. Okay, now so this is 9 chapter. ये chapter मैं लेने वाला हूँ. इसके बाद हमारे maths 2 के भी लगभग 5 या 6 चैप्टर बचे हुए. ओके, सो वी हैव टू गो वेरी फास्ट. अगर हमें फास्ट जाना है सो कोऑपरेशन इज नीडेड फ्रॉम योर साइड एज वेल. सो मैं जो बोलता हूँ वो प्लीज किया कीजिए. ओके, एंड if you have doubt you can ask me over the Google Classroom or on the WhatsApp as well. No problem with it. Okay, so we just have to move forward as fast as we can. now देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि शुरू के कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो इजी है. सो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम इन इजी प्रॉब्लम्स. सो मैंने जैसे कि रिव्यू किया इस एक्सरसाइज 9.1 का क्लास से पहले, तो इसमें से मुझे फर्स्ट वन, सेकेंड वन, अप टू नियर अबाउट 10th problem. So first 10 problems are easy. Okay, I think so. Now you please try it. First to 10 problem जो है आप लोगों को ट्राई करना है. अगर दिक्कत आती है तो you can ask me. Now we will just move to the 11th problem, that is, what is the chance that a leap year selected at random will contain 53 Sundays? So I'm talking about this problem. तो देखिए, लीप ईयर में how many days are there? 366 days are there. Okay, and if we divide 366 by 7, अगर हम 366 को 7 से डिवाइड करें, 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम? क्योंकि 7 डेज का एक वीक होता है. ओके, सो वी आर डिवाइडिंग अ ईयर इन वीक. सो 366 को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचता है. ओके, सो the remainder 2 is the remainder 2 is what? These are the extra days except the 52 weeks. 52 weeks are there in a week, in a year, and for a normal year 1 extra day is there, and for leap year 2 extra days are there. Okay, so those 2 extra days, which can be them? See, वो जो extra 2 days है, they can be Sunday, Monday. Okay, या फिर वो हो सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, या फिर हो सकते हैं ट्यूसडे, वेंसडे. आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा डेज. लाइकवाइज वेंसडे थर्सडे, या फिर थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे.
सो संडे कितनी बार आ रहा है यहाँ पे? 2 बार आ रहा है। सी, इस ग्रुप में भी संडे आ रहा है, एंड लास्ट वन जो ग्रुप है सैटरडे और संडे, ये भी तो एक मतलब 2 एक्स्ट्रा डेज हो सकते हैं। सो ये जो है कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है संडे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ व्हाट कैन बी द प्रोबेबिलिटी? वी कैन से, सी 7 ग्रुप्स बन रहे हैं हमारे यहाँ पे। संडे मंडे 1, मंडे ट्यूसडे 2nd, ट्यूसडे वेंसडे 3rd, वेंसडे थर्सडे 4th, थर्सडे फ्राइडे 5th, फ्राइडे सैटरडे 7th, एंड सैटरडे संडे, सॉरी 6th, एंड सैटरडे संडे 7th। सो 7 में से 2 बार जो है संडे आ रहा है, मतलब देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे 2 आउट ऑफ 7, मतलब 53 संडेज आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 2 divided by 7 is the probability of the year containing 53 Sundays. Okay, I hope you understand this. This was easier, but it was a little bit conceptual, so I thought I should take it. Now, let's move to the next question, that is 12th one. Find the probability of getting both red balls from a bag containing 5 red and 4 black balls. 2 balls are drawn with replacement and now without replacement. तो with replacement और without replacement का क्वेश्चन आई डोंट नो आप लोगों ने देखा है या फिर नहीं. So see, how many total balls are there? 9 balls are there. See, 5 red balls and 4 black balls are there. So what we have to do? We have to draw 2 balls randomly first of all. Now with replacement, तो देखो 9 में से हम कितने बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं? 2 कर रहे हैं. तो पहले बॉल की रेड होने की पॉसिबिलिटी क्या है? What is the possibility of first ball being the red? That is 5 out of 9. देखिए 5 रेड है ना, सो 9 में से 5 बॉल रेड है. सो द फर्स्ट बॉल दैट वी आर ड्रॉइंग, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 5 आउट ऑफ 9. अभी हमें क्या करना है? विथ रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट यानी कि क्या? पहला बॉल हमने निकाला था, वो हमें फिर से रिप्लेस करना है, मतलब रख देना है, एंड वी हैव टू ड्रॉ द सेकंड बॉल. नाउ अगेन देयर आर टोटल 9 balls in the bag, and there are again 5 red balls in the bag. So probability of second ball being red is 5 by 9. ये रही फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी, ये रही सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी. नाउ 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 25, 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज 81. So 25 divided by 81 is the probability that the 2 balls drawn are red balls with replacement. Okay, हम पहले के लिए बात कर रहे हैं. Now अभी विदाउट रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए पहला बॉल जो है वो रेड होने की पॉसिबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 आउट ऑफ 9 है. नाउ एक रेड बॉल चला गया, सो टोटल 9 बॉल में से कितने बॉल्स बचे? 8 बॉल्स बचे. ओके, सो 8 में से अभी रेड कितने हैं उस बैग में? तो 4 है. सो दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉन बॉल्स बीइंग रेड विदाउट रिप्लेसमेंट. यहाँ पे हम रिप्लेस नहीं कर रहे, जो बॉल हमने निकाला है वो हमने बाहर ही रख दिया है, उसको हमने फिर से उस बैग में नहीं डाला है. So this is how we can find out the probability. So it will be like 20 divided by 72 or 5 divided by 18. Okay, 5 divided by 18. Okay, ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? 11 एंड 12th क्वेश्चन सबको समझ में आया? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. और थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ऐसा कुछ है? नहीं है? ओके, समझ में आया. वेरी गुड. चलो संकल्प, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Okay. So see the 13th question. A room has 3 sockets for lamps from a collection of 10 bulbs, of which 6 are defective. At night, a person selects 3 bulbs at random and puts them in sockets. What is the probability that room is still dark and the room is lit? तो इसमें देखिए टोटल बल्ब्स कितने हैं? 10 हैं, and 6 are defective and 3 sockets are there. 3 sockets are there. So we have to find out the probability that room is still dark. मतलब कि जो 3 बल्ब्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो तीनों भी डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, सो
I don't think this is a hard question, so you can do it. This is also again simple question. इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले ले लिया है. Now 4 letters are to be posted in box, four post boxes. If any number of letters can be posted in any of the 4 post boxes, what is the probability that each box contains only one letter? Now see, there are 4 post boxes. Okay, 4 post boxes are there, and we have 4 letters as well. Let us suppose I'll just draw the letters little small. Okay, तो ये 4 letters है हमारे पास. तो हमें probability find out करनी है कि हर एक पोस्ट बॉक्स में एक ही लेटर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है. नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल कितने वेज में हम लेटर्स इस बॉक्स में डाल सकते हैं. ओके, सो सी, नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग द लेटर. फर्स्ट लेटर जो है वो किसी भी बॉक्स में डाला जा सकता है, लाइक इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी. ओके, सो this is the possibility of first letter being put in any of the post boxes. Similarly for second also, ये भी लेटर किसी भी पोस्ट बॉक्स में डाला जा सकता है, ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं है. सो number of ways of putting a letter in the post box will be 4:4. how 4:4? देखिए, इसे 4 वेज से डाला जा सकता है, 4 पोस्ट बॉक्सेस में, 4 पोस्ट बॉक्सेस में. इसे भी 4 पोस्ट बॉक्सेस में डाला जा सकता है. मतलब हर एक लेटर को चारों में से किसी भी पोस्ट बॉक्स में डाला जा सकता है. सो टोटल नंबर ऑफ वेज टू पुट द एनी ऑफ द लेटर इन द any of the post box is 4:4. Okay, so this is the total what we can say, it is a sample space, our space. Now what is the probability that each box contains one letter? Now इसमें 4 में से एक लेटर हमने डाल दिया, इसमें अभी बचे 3 में से एक इसमें डाल दिया, 2 इसमें डाल दिया, एंड 1 जो बचा हुआ है वो इसमें डाल दिया. सो 4 multiplied by 3 is 12, 12 multiplied by 2 is 24. So 24 divided by 4:4 will be the probability of the asked question. Okay, so this is going to be the probability. Now let's go to the next question. See, 15 professors have been invited for a round table conference by vice chancellor of a university. What is the probability that 2 particular professors occupy the seats on either side of the vice chancellor during the conference? तो एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो इस तरह की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रहेगी. यहाँ पे जो चांसलर है, वाइस चांसलर, वो यहाँ पे बैठेगा और हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 particular professors sitting occupy the seats on the either side of the vice chancellor. मतलब कि ये जो 2 पर्टिकुलर प्रोफेसर्स है, इन्होंने वाइस चांसलर के साइड में बैठने की ही प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमें फाइंड आउट करनी है. नाउ इंक्लूडिंग द वाइस चांसलर देयर आर 16 मेंबर्स ऑफ देम. ओके, टोटल मेंबर्स कितने हो रहे हैं? 16 मेंबर्स हो रहे हैं. एंड नाउ दे आर सिटिंग इन अ सर्कुलर फॉर्म. सर्कुलर फॉर्म में वो बैठ रहे हैं. सो यहाँ पे 16 minus 1 factorial will be the total number of ways in which they can sit. मतलब कि 16 minus 1 हमने क्यों लिया? क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में वो बैठ रहे हैं. ओके, सो this is how we take it. Now it will be 15 factorial. 15 factorial will be what? 15 factorial will be total number of arrangements or total number of ways in which the whole people in that meeting can sit. So now let us exclude these 3 people. तो इन 3 लोगों को हमने निकाल दिया, तो बचे कितने? 13 लोग बचे. तो 13 लोग जो है वो सर्कुलर फैशन में अभी नहीं बैठ रहे, जो 13 लोग यहाँ पे बैठने वाले. सो दे कैन बी shuffled or they can sit
in ways like 13 मल्टी और 13 फैक्टोरियल, मतलब कि 13 फैक्टोरियल वेज में उन सारे लोगों को बिठाया जा सकता है। नाउ ये जो दो पर्टिकुलर प्रोफेसर्स हैं जो कि वाइस चांसलर की साइड में बैठे हुए हैं, सो इनको भी दो तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, मतलब कि राइट वाला लेफ्ट में बैठ सकता है, लेफ्ट वाला राइट में बैठ सकता है। सो 2 factorial will be the arrangement of these two professors। तो ये 13 प्रोफेसर्स की हमने अरेंजमेंट कर ली 13 फैक्टोरियल, एंड इन दो प्रोफेसर्स की जो कि वाइस चांसलर के साइड में बैठे हैं उनकी अरेंजमेंट रहेगी 2 फैक्टोरियल, एंड दिस इज टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, दैट इज 15 factorial। So if you calculate this, so it is going to be 2 divided by 15 multiplied by 14, that is 2 and 14 gets cancelled and 7 is here, so 15 sevens are 105, is it? Yeah, 105 I think. So this will be the probability that the two particular professors occupy the seat on the either side of the vice chancellor। Okay, so this is going to be the probability। so step by step समझने की कोशिश कीजिए, अगर कोई डाउट आ रहा है तो you can ask। now let's go to the next problem, that is a bag contains 7 black and 4 red balls. If 3 balls are drawn at random, find the probability that all are black, 1 is black and 2 are red। so 7 and 4 टोटल 11 बॉल्स है, उसमें से हमें 3 बॉल्स रैंडमली ड्रॉ करने हैं। सो वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन ड्रॉ 3 बॉल्स। सो मैंने जो एनसीआर का फॉर्मूला एट द स्टार्ट ऑफ क्लास लिख के दिया था, वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। तो हमें 11 में से कितने बॉल्स ड्रॉ करने हैं? 3 करने हैं। सो यहाँ पे हमारी एन की जो वैल्यू है वो 11 रहेगी और आर की वैल्यू है 3। नाउ 11 फैक्टोरियल divided by 3 factorial multiplied by 8 factorial। अभी 8 factorial कहाँ से आया? 11 minus 3 is 8 and that is factorial। so 11 को हम लिख सकते हैं, 11 can be written like 11 multiplied by 10 multiplied by 9 multiplied by 8 factorial। so 8 factorial से 8 factorial cancel हो जाएगा, and 11 multiplied by 10 multiplied by 9 divided by 3 multiplied by 2। so 3 से 3 और ये 5। so 5 3s are 12 I think, no 15 multiplied by 11। so इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या होगी? am I doing the correct calculations? मैं कैलकुलेशन बराबर कर रहा हूं? सब लोग है मेरे साथ? हेलो, ओके। सो या ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्ड करते रहिए। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं थोड़ा सा मतलब अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ। ओके ओके, सो वेयर वेर वी? 5 3s are 15 and 15 multiplied by 11, that is 165। 165 are the total number of ways in which we can draw 3 balls। now this will be our sample space, that is n of s, number of s। now we have to find out all three balls are black। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए 7 में से कितने बॉल्स आने चाहिए? 7 में से आने चाहिए तीनों के तीनों ब्लैक ही आने चाहिए, एंड जो 4 रेड बॉल्स है उसमें से कितने आने चाहिए? 0। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। सो उस नंबर को आप यहाँ पे न्यूमरेटर में रखेंगे तो यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ all drawn balls being black। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। नाउ सेकंड वन के लिए 1 ब्लैक एंड 2 रेड, तो 1 ब्लैक में 7 में से आएगा 1 एंड 4 में से आएंगे 2। तो इतना सिर्फ चेंज करना है तो आपको सेकंड का भी आंसर मिल जाएगा। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट
पॉइंट टॉपिक एडिशन थ्योरम फॉर टू इवेंट्स। तो ये जो थ्योरम है, ये जो फॉर्मूला है, मैंने आपको लिख के दिया है एंड आपने इससे पहले भी इस फॉर्मूला को पढ़ा है। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सो वी आर गोइंग टू सी द प्रूफ फॉर इट। नाउ प्रूफ के लिए देखिए, if A and B are any two events, then event A union B can be decomposed into two mutually exclusive events like A intersection B dash and B. So A union B is equals to A intersection B dash union B. So इसकी probability, इसको हमने probability के मतलब इसकी probability निकाली, probability of A union B is equals to probability of this function. So इस फंक्शन को हमने सेपरेट कर दिया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी 10। तो मैंने आपको ये जो प्रॉपर्टीज है वो लिख के दी है, वो प्रॉपर्टीज में आप देख लीजिए। सो इसी का प्रूफ यहाँ पे ऊपर दिया है, मतलब दो फॉर्मूला यहाँ पे एक चेंज कर दी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह पे ये फॉर्मूला लिख दिया है। ओके, सो लाइक दिस ये प्रूफ यहाँ पे किया गया है। सो इसका प्रूफ मोस्टली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। आई डोंट थिंक दिस प्रूफ विल बी आस्क्ड एवर इन द एग्जामिनेशन, बट यू मस्ट नो द प्रूफ एंड यू मस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। सो वेन डायग्राम की मदद से अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो वेन डायग्राम में यहाँ पे सेट ए है, सेट बी है। सेट ए के जो एलिमेंट्स है दैट इज एक्स माइनस जेड, सेट बी के एलिमेंट्स है वाई माइनस जेड, एंड सेट ए और सेट बी के दोनों के जो इंटरसेक्शन जिसे हम कहते हैं दैट इज दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ जेड एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी करेंगे अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स माइनस जेड प्लस जेड प्लस वाई माइनस जेड, तो एक जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा और एक्स प्लस वाई माइनस जेड आ जाएगा, मतलब कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो यहाँ पे भी वेन डायग्राम की मदद से हम सेम फॉर्मूला ही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द प्रूफ ऑफ द गिवन फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। सो इस फॉर्मूला की जरूरत हमें नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में थोड़ी सी पड़ेगी, इसके लिए ये फॉर्मूला मैंने जस्ट एक रिवाइज कर दिया, उसके प्रूफ की जरूरत नहीं है। नाउ सी, इससे पहले जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे वो हम एक ही इवेंट की निकालते थे मोस्टली, लेकिन यहाँ पे हमें दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ सकती है। दोनों में से एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, या फिर दोनों एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, या फिर दोनों भी ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे भी फाइंड आउट करनी है। नाउ एक सिंपल जो फर्स्ट एग्जांपल दिया है, सॉल्व एग्जांपल, वो हम लेंगे जिससे कि आपको थोड़ी सी आइडिया आ जाएगी बोथ टाइप्स की कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज okay, so example first is two dice are thrown together. What is the probability that sum of the numbers is divisible by 3 or 4? So जब दो डाइस फेंके जाते हैं तो जो सैंपल स्पेस रहता है वो आप लोगों ने देखा होगा कि 1 1 1 2 1 3 1 5 1 4, लाइक इस तरह से उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहते हैं? 36 रहते हैं। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें रहते हैं 36। तो सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ एस क्या रहेगा हमारा? 36 रहेगा। नाउ सी, एन ऑफ एस इज 36। नाउ फर्स्ट इवेंट, अभी ये जो दो देखिए, हमें पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3 और 4। 3 और 4 बोला है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3। तो पहले 3 के लिए हम फाइंड आउट करेंगे, बाद में 4 के लिए फाइंड आउट करेंगे, और जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाला अभी तो उस फॉर्मूला की मदद से जो रिक्वायर्ड टर्म रहेगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट इवेंट ए सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3। तो जब हम डाइस थ्रो करेंगे तो क्या सम आ सकती है? सो 3 6 9 12, सो दीज आर द पॉसिबल सम्स। नाउ सी, ए को हमने प्रॉपर फॉर्म में लिख लिया, ये तो पहले तो मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन था, लाइक क्या आ सकता है, पॉसिबल रिजल्ट क्या आ सकता है, वो यहाँ पे था। तो सी,
1 2 अगर आता है पहले डाई पे 1, दूसरे पे 2 आता है तो भी वो 3 बन जाता है, सो इट इज डिविजिबल बाय 3। सो इसमें जो सारे एलिमेंट्स है लाइक दैट ओनली, कि 6 + 6 कितना होता है, 12 होता है, 12 इज अगेन डिविजिबल बाय 3। तो ये सारे एलिमेंट्स पॉसिबल आउटकम्स हमने यहाँ पे ले लिए। सो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दैट इज 12। सो 12 ऐसी पॉसिबिलिटीज है जिसमें कि जो फेस पे जो नंबर्स आएंगे उसकी सम डिविजिबल बाय 3 रहेगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए divided by number of elements of or sample space, that is 12 divided by 36 or 1 by 3 will be the probability of A. Now इवेंट बी, अभी देखिए हमें दो प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी थी, तीन की तो हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ डिविजिबल बाय 4, सो व्हाट कैन बी द रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट और पॉसिबल आउटकम्स। सो दीज आर पॉसिबल आउटकम्स, 4 8 12, मतलब 4 आ सकती है सम, 8 आ सकती है या फिर 12 आ सकती है। 12 से ज्यादा की सम नहीं आ सकती। ओके, अगर दो डाइस हम थ्रो कर रहे हैं तो maximum number on each die will be 6, and 6 + 6 12, that means the maximum number that we are going to get is 12. So again these are the events, 1 1 3 आता है या फिर 2 2 आता है, 2 6 आता है, 3 1 आता है, 3 5 आता है। तो 3 3 + 5 5 कितना होता है, 8 होता है, which is divisible by 4। सो इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं सैंपल स्पेस से। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर 9, ये कितने हैं, 9 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 9/36। तो अभी हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल ली। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम्स है जिस जो कि 3 से भी डिविजिबल रहेंगे और 4 से भी डिविजिबल रहेंगे। सो देयर इज ओनली वन एलिमेंट और ओनली वन आउटकम, दैट इज 12। मतलब कि जो सम है वो 12 अगर होती है तो ही वो 3 से भी डिविजिबल रहेगी और 4 से भी डिविजिबल रहेगी। सो ऐसा कितनी बार होता है कि सम जो है वो 12 आएगी। सो अगर दोनों डाइस पे 6 6 आता है, सो दोनों डाइस पे जब 6 6 आता है तभी सम 12 आएगी। एंड दिस इज आवर नथिंग बट द ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1, दैट इज 6 6। यही सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जिसमें कि सम 12 आ सकती है एंड विच इज डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज 4। So probability of A intersection B is number of elements in A intersection B divided by sample space. So 1 divided by 36. So तीनों हमने निकाल लिए, ये तीन टर्म्स हमने निकाल लिए हमारे फॉर्मूला में से। So we have to find out the fourth one. So just add these three terms. Okay, sorry, add these two terms and subtract the third one from the addition, and you will get the probability of asked question. जो हमारा क्वेश्चन था ना कि what is the probability that sum of the numbers is divisible by 3 or 4. So this is the probability, 5 out of 9 is the probability that we are going to get the sum as sum which is divisible by either 3 or 4. Okay, so example 2. Okay, event दूसरा event भी दिया है, sorry. So second event, sum of the numbers is neither divisible by 3 nor by 5. तो जो फेस पे नंबर्स आएंगे उसकी सम जो है वो 3 से भी डिविजिबल होनी नहीं चाहिए और 5 से भी डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए इवेंट ए कैसा रहेगा कि सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3, तो जो कि हमने पहले ही निकाला था, तो वो 12/36 है। नाउ एक हमने नया इवेंट लिया विच इज सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 5 ले लिया। तो हमें क्या बोला है कि डिविजिबल बाय 3 नहीं होना चाहिए और डिविजिबल बाय 5 भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने अभी यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया है, नंबर हमने कैलकुलेट किया है विच इज डिविजिबल बाय 3 and 5। सो देखिए इस केस में क्या आता है, y is the event sum of numbers is divisible by 5, so possible sums are 5 and 10. So these are the events which gives us the sum of 5 and 10. So number of elements in y is 7, so probability of y is 7/36.
एनी इवेंट ए इंटरसेक्शन वाई, तो ए इंटरसेक्शन वाई कोई भी नहीं है, मतलब 3 और 5 से दोनों से डिविजिबल हो ऐसी कोई भी ऐसा कोई भी नंबर 12 से नीचे नहीं आता है। फर्स्ट वन इज आई थिंक 15। सो ये जो ए इंटरसेक्शन वाई जो रहेगा मैट सेट, वो नल रहेगा, जीरो रहेगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो भी जीरो ही रहेगी। नाउ सी, focus on this formula. This formula is going to be important for you. This is De Morgan's law. See, probability of a dash intersection y dash is equals to probability of a union y dash whole dash. तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ये आप लिख लीजिए। दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट, एक्चुअली दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट। अगर दूसरा स्टेटमेंट लिखना है तो दिस इज सेकंड स्टेटमेंट, लिख लीजिए। ए डैश यूनियन y डैश और b डैश इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b, और सॉरी यहाँ पे मैंने y वेरिएबल लिया है तो मैं y ही लूंगा फिर से, होल डैश। तो ये दो डी मॉर्गन्स लॉ है जो कि हमें प्रोबेबिलिटी में यूज आएंगे, काम आएंगे। सो आप इन दोनों फॉर्मूलाज को लिख लीजिए। दिस इज फर्स्ट वन, डी मॉर्गन्स लॉ, फर्स्ट लॉ और द फर्स्ट स्टेटमेंट, एंड दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट। थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए सिर्फ सिंबल का डिफरेंस है। यहाँ पे यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन है, सिर्फ इतना चेंज करना है। तो ये फॉर्मूला हमने लिख लिया यहाँ पे। नाउ ए यूनियन वाई डैश, तो ए यूनियन वाई डैश दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस ए यूनियन वाई, यहाँ पे ए होना चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। सो ये फॉर्मूला हमने पहले सीख चुके हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉम्प्लीमेंट, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो कॉम्प्लीमेंट यानी कि क्या, वन में से जब हम एक्चुअल इवेंट माइनस करते हैं, सो दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट। सो सी, इस कॉम्प्लीमेंट की जगह पे हमने क्या लिख दिया, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन वाई। यहाँ पे ए है, एक्स नहीं है, ये सिर्फ समझ लीजिए। नाउ इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, ए यूनियन वाई को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वाई। सो दिस इज जीरो, एंड इस इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट की है, तो we can just add them up and we can get the probability. Okay, like this. So this was the first example. Now we will shift to the practice set exercise 9.2 and we will try to solve few questions from them, from the practice set. Okay, now see, पहला क्वेश्चन जो है वो इजी है, जो हमने अभी अभी सॉल्व एग्जांपल लिया उसी टाइप का क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें एक डिफरेंस क्या है कि इसमें पहला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था सॉल्व एग्जांपल में, उसमें वी हैड 2 डाइज एंड उन दो, वो जो दोनों डाइज थी वो 6 फेस थी, मतलब उसके कितने, उस पे कितने नंबर्स थे, 1 to 6, ऐसे 6 नंबर थे। लेकिन अभी जो सेकेंड डाई है इट इज 5 फेस डाई। सी, यहाँ पे 5 ही फेस है इसके, तो आपकी जो सैंपल स्पेस रहेगी, नंबर ऑफ एस, दैट विल बी 30 इंस्टेड ऑफ 36। सो यही एक डिफरेंस है, बाकी का जो है वो बाकी सब सेम ही है। वी हैव टू फाइंड आउट the sum of the numbers on the upper faces that is divisible by 2 or 3। हमें 3 और 5 निकालना था लास्ट एग्जांपल में, यहाँ पे 2 और 3 निकालना है। इंस्टेड ऑफ n of s 36, आपको n of s नंबर ऑफ s यहाँ पे 30 लेना है। now let's solve this question. So a card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that first one card is either red or black? So you can just tell me the probability. It can be told orally. पहला जो है, पहला क्वेश्चन, उसकी प्रोबेबिलिटी आप ओरली बता सकते हो। एक कार्ड हमने रैंडमली ड्रॉ किया है फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि जो कार्ड हमने ड्रॉ किया है वो कार्ड इट इज आइदर रेड और ब्लैक। ओके, संकल्प इज सेइंग 1/2, समीर, सूरज, आर्या,
व्हाट डू यू थिंक? टू नहीं, प्रोबेबिलिटी कभी भी सूरज, प्रोबेबिलिटी इज नेवर मोर देन वन, इट इज ऑलवेज लेस देन वन, और इट इज इक्वल टू वन, नॉट मोर देन वन, ठीक है। सो फर्स्ट वन के लिए प्रोबेबिलिटी रहेगी वन, वन ओनली। क्या हमारे पास इवेंट क्या है? कार्ड इज आइदर रेड और ब्लैक, मतलब आप कोई भी कार्ड उठा लीजिए, विच एवर कार्ड यू पिक यू विल गेट आइदर रेड और ब्लैक। इन दोनों के अलावा तो आप कुछ, आपको दूसरा तीसरा कोई कार्ड आने वाला है नहीं, isn't it? So it is going to be one, it is one only, ठीक है। सो द फर्स्ट वन के लिए प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? वन रहेगी। कार्ड इज आइदर रेड और ब्लैक। एवरीवन एग्री विथ मी? सब लोग एग्री है मेरे साथ में? और डोंट यू थिंक सो? मुझे लगता है कि ये सही है, ठीक है। नाउ सो सेकंड वन इज कार्ड इज आइदर ब्लैक और अ फेस्ड कार्ड। सो यहाँ पे हमें पहला इवेंट जो है, पहला इवेंट क्या लेना है? कार्ड इज ब्लैक। सो कार्ड ब्लैक होने की पॉसिबिलिटी क्या है? अभी जो आपने आंसर दिया था संकल्प ने और सूरज ने, 1/2, दैट इज करेक्ट, कि कार्ड ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड बीइंग ब्लैक। नाउ कार्ड बीइंग अ फेस कार्ड, तो जो कार्ड है, हमने जो ड्रॉ किया हुआ कार्ड है, वो फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सो अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि एक पैक ऑफ कार्ड्स में या फिर पैक ऑफ 52 कार्ड्स में देर आर 12 फेस कार्ड्स। ओके, 12 फेस कार्ड रहते हैं। एस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फेस कार्ड, जैक, क्वीन एंड किंग, so these three are considered to be the face cards, and there are four sets of them. So 4 multiplied by 3 is 12. So how many face cards are there? 12 face cards are there. Okay, 12 face cards are there. So okay, Arya is saying 6 out of 52. Arya, it should be 12 out of 52 ना, isn't it? 12 आउट ऑफ 52, मतलब कि फेस कार्ड कोई भी आ सकता है, अभी के लिए कोई भी फेस कार्ड यहाँ पे आ सकता है, नॉट नेसेसरी कि वो ब्लैक। Yeah, we are solving second also, exactly, Sankalp, we are solving second only, this one, okay, we are talking about it now। फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 52 कार्ड्स में से 12 कार्ड्स, नो 32, नो, इट शुड नॉट बी 32 ना, इट शुड बी 12 आउट ऑफ 52। 12 फेस कार्ड्स है और 52 टोटल कार्ड्स है, तो मतलब फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी 12 आउट ऑफ 52। तो जो इवेंट बी है उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 12 आउट ऑफ 52, या फिर 6 आउट ऑफ 26, 6 आउट, यस 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 संकल्प, सी इट इज आइदर ब्लैक और फेस कार्ड, यू आर राइट। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको हमने स्प्लिट कर दिया। पहला जो इवेंट है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब हमारा इवेंट ए क्या है? इवेंट ए हमारा है कि वो कार्ड ब्लैक है, नो भूल जाओ ब्लैक कार्ड को। अभी हमारा इवेंट बी क्या है कि वो जो कार्ड है वो फेस कार्ड है। ओके, सो दिस इज इवेंट बी। तो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले यहाँ पे लिख ली है, कार्ड ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पे लिख ली है, करेक्ट। नाउ कार्ड फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ पे लिखूंगा। नाउ मैं इसमें से सबट्रैक्ट क्या करूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि वो कार्ड जो है, जो हमने ड्रॉ किया है, वो ब्लैक फेस कार्ड है, ये मैं यहाँ पे सबट्रैक्ट करूंगा। मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज किया यहाँ पे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। then final answer will be 32 out of 52. okay, we will check, okay, तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होने वाला है? 6 आउट ऑफ 52, 6 आउट ऑफ 52 होगा। कैसे होगा? क्योंकि 12 फेस कार्ड में से 12 फेस कार्ड में से 6 फेस कार्ड जो है वो कैसे रहेंगे? रेड रहेंगे, और 6 जो है वो कैसे रहेंगे? ब्लैक रहेंगे। सो 6 आउट ऑफ 52 इज द पॉसिबिलिटी ऑफ
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो अभी सॉल्व कीजिए, चलिए ये क्या बचा, 1/2 प्लस 6/52 बचा यहाँ पे। तो 6/52 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, लेट अस सपोज 3/26। so 26 ones are 26 and plus 6, that is 36, नो 36 नहीं, 6 रहेगा सिर्फ, 36 नहीं 6 एंड नीचे क्या आएगा, 52 आएगा। सो 32 डिवाइडेड बाय 52 विल बी द करेक्ट आंसर। जो संकल्प ने कहा था ना कि 32 डिवाइडेड बाय 52 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। आई होप आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सब लोगों को क्लियर है हमने किस तरह से सॉल्व किया। पहले तो हमने इसे दो इवेंट में स्प्लिट कर दिया, इवेंट ए, इवेंट बी। पहले इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली, एंड देन वी फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो फॉर्मूला में हमने तीनों वैल्यूज पुट कर दी एंड वी फाउंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन यानी कि और, यूनियन यानी कि और ए और बी, ए और बी में से अगर कोई हमें एक लेना है तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ए यूनियन बी। ए और बी, ए एंड बी मतलब दोनों में से अगर लेना है, दोनों में से, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में से भी आएगा पक्का ऐसा। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व दिस। A girl is preparing for national level entrance exam and state level entrance exam for professional courses. The chances of her cracking national level exam is 0.42 and that of state level exam is 0.54. The probability that she clears both the exam is 0.11. Find the probability that she cracks at least वन ऑफ द टू एग्जाम्स। तो यहाँ पे भी सेम, वन ऑफ द टू आइदर फ्रॉम ए और फ्रॉम बी। तो हमें यहाँ पे जो हमारा जेन्युइन फॉर्मूला है, ओरिजिनल फॉर्मूला, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, मतलब कि उसने नेशनल लेवल की जो एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, वो क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी है 0.42। वी आर कंसिडरिंग इट एज द इवेंट ए और द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, मतलब 0.42 प्लस 0.56 दैट इज 0.96 एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब उसने दोनों एग्जाम्स क्रैक कर लिए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। सो 0.96 minus 0.11 that is 0.85 should be the probability of her or she cracking one of the two exams, at least one of the two, मतलब दोनों में से एक एग्जाम क्रैक करने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 0.85 रहेगी। आई होप यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, जस्ट कीप रिस्पॉन्डिंग इन द चैट बॉक्स सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को समझ रहा है। इज दैट ओके या फिर कंफ्यूज हो? ओके गुड। कंफ्यूजन इज देयर एनी? संकल्प, समीर? नो, गुड। सो सेकेंड इवेंट इज शी क्रैक्स ओनली वन ऑफ द टू एग्जामिनेशन। सो दोनों में से उसने सिर्फ एक एग्जामिनेशन क्रैक कर ली है। ठीक है, तो सी ए यूनियन बी, ये प्रोबेबिलिटी किस चीज की थी? ये प्रोबेबिलिटी इस चीज की थी कि उसने या तो एक पहली एग्जाम क्रैक कर ली है नेशनल लेवल की, या फिर स्टेट लेवल की, या फिर दोनों एग्जाम उसने क्रैक कर ली। ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे थी ए यूनियन बी। ओके, एंड आई होप यू एग्री विथ मी कि ये प्रोबेबिलिटी किस चीज की रहेगी, या तो ए या फिर बी या फिर दोनों। ठीक है, नाउ इसमें से हमें क्या पूछा है कि हमें पूछा है शी क्रैक्स ओनली वन ऑफ द टू, अभी दोनों नहीं, दोनों, तो दोनों एग्जाम क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी हमें क्या करना पड़ेगा, इससे सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी। सो व्हाट इट इज, सी या ये जो है हमारी आई थी 0.85 आई थी, मतलब कि
ए यूनियन बी हमारा आया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आई थी 0.85 एंड वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 0.11. ठीक है, तो इट विल गिव अस कि उसने दोनों में से कोई तो एक एग्जाम क्रैक की है, आइदर ए और बी. ए और बी दोनों एग्जाम्स उसने क्रैक नहीं की. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.74. दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड वन. एंड शी क्रैक्स नन, मतलब उसने कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं की है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? थिंक अबाउट इट. व्हाट कैन बी द प्रोबेबिलिटी शी क्रैक्स नन? सोचिए, आपको ही आंसर देना है. एग्जाम फर्स्ट और नेशनल लेवल एग्जाम प्लस स्टेट लेवल एग्जाम, उन दोनों में से एक एग्जाम क्रैक करने की या फिर दोनों के दोनों एग्जाम क्रैक करने की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.85 है. मतलब मैक्सिमम उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.85. ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं करने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बची? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी क्लियर्स और दैट शी क्रैक्स नन? वो कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं करती है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बचती है? 0.85. 1 minus 0.85 that is 0.7, sorry 0.15. 1 minus 0.85 c that will be 0.15. ये उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर रही है. समझ रहे हो? 1 में से हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. टोटल पॉसिबिलिटी में से, टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर हमने उसकी पास होने की या फिर क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी सबट्रैक्ट कर ली, तो बची हुई जो प्रोबेबिलिटी है वो किस चीज की है? वो है कोई भी एग्जाम क्रैक ना कर पाने की. सो दैट इज 0.15. ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. अगर आपको दिक्कत आ रही है तो समझ लो कि आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया अच्छे से. यू आर नॉट विथ मी. ओके, मैं क्लास में आने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करके आता हूँ, लेकिन अगर आप लोग नहीं आओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ी सी दिक्कत आएगी ना. सी वी हैव ओनली 1 hour इन द क्लास बट यू हैव होल द डे. माना कि आपका कुछ कॉलेज होता है, ये होता है, लेकिन पढ़ाई तो करनी ही है ना. सो यू हैव टू, आपको आपको रिवीजन करना पड़ेगा, वरना समझ में नहीं आएगा. ठीक है, जब मैं क्लास मतलब लेता हूं तो उससे पहले मुझे एटलीस्ट हाफ एन आवर या फिर 1 hour तक मुझे ये सब लेके बैठना पड़ता है, ये सॉल्व करके करना पड़ता है, क्योंकि ऑन द स्पॉट समझ में नहीं आते हैं एग्जाम. ओके, वी आर नाउ इन द 11th स्टैंडर्ड, तो ऐसा नहीं होता है. ठीक है, सो इस मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि कोई भी क्लास हो, कोई स्कूल का हो या फिर हमारे ऑनलाइन क्लास हो, कोई भी क्लास हो, जब हम क्लास में जा रहे हैं, वी हैव इफ वी हैव टू यूटिलाइज द क्लास, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास. कैसे प्रिपेयर होना है? कि जो पिछले लेक्चर में हुआ है वो सिर्फ रिवाइज करना है. कैसे रिवाइज करना है? हमारे जो सारे वीडियोस है वो यूट्यूब पे रहते हैं. वो वीडियोस, सी वीडियो रहता है 40 से 50 मिनट का, उसे 2x की स्पीड से अगर आप देखोगे, 2 की स्पीड से अगर आप देखोगे तो 20 से 25 मिनट लगते हैं. अगर वो वीडियो एक देख लेते हो तो भी काफी है. ठीक है, तो ये करना है. अगर आप ऐसे नहीं करोगे ना, सो लेट मी टेल यू, आपको 11th में तो मैथ में प्रॉब्लम आएगा ही, 12th में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा. 11th में चल जाएगा, लेकिन 12th जो है वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन 11th है. तो अगर आपको किसी ने बोल दिया है कि 11th इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पढ़ाई करे नहीं करे तो नहीं चलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दिस इज मिथ. ओके, आपको पढ़ना ही है. मैं ये इतना क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है. ओके, व्हाई आई एम सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दैट एंड व्हाई आई एम एडिंग दिस टू दैट. ओके, सो दिस इज हैपनिंग एंड आई कैन नोटिस इट, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. ठीक है, सो अगर ऐसा नहीं होना है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी कंसेप्चुअल चैप्टर, आपको सोचना पड़ता है इसमें. ठीक है, तो अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपका 1 घंटा वेस्ट जा रहा है, ऐसा आप समझ सकते हो. ठीक है, सो चलो, नो प्रॉब्लम. अभी जो बचा हुआ है इसमें देख, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 5-6 प्रॉब्लम्स बचे हैं ना, तो ये प्रॉब्लम्स भी इजी ही है. ओके, इसमें कुछ मतलब
ऐसा कुछ कंसेप्चुअल बहुत ही हार्ड प्रॉब्लम है ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके देखे हैं एंड दे ऑल आर इजी, बट यू पीपल प्लीज ट्राई, ठीक है। अगर आप में से आपको इसमें से कोई सॉल्व नहीं होता है, सो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। तो मैं अभी ये फिलहाल कंसिडर करके चल रहा हूँ कि 9.2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ऐसा समझ के चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा हार्ड प्रॉब्लम मुझे नहीं लगा है। आपको अगर लगता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब भी आप क्लास के लिए आते हो, कोई भी क्लास हो, मेरा हो या फिर किसी का भी हो, जस्ट थोड़ा सा रिवीजन करके आओ, ठीक है। मतलब कि क्या होता है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको भी समझ में आता है, और अगर आपको समझ में आता है तो मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। सो लाइक दिस, सो ट्राई दिस। If you are unable to try, or sorry, if you are unable to solve, then we will solve this exercise in the next class, okay. So mostly we will start the conditional probability chapter in the next week. तो मुझे थोड़ा सा आप लोगों से जानना था कि वेट, एवरीवन जस्ट पुट योर शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट वीक। आपका जो नेक्स्ट वीक का शेड्यूल है, मैं इस वीक की बात नहीं कर रहा हूँ, जब संडे आएगा, संडे के बाद में मंडे ट्यूसडे, तो इस बीच में किसी की कोई एग्जाम है या फिर कॉलेज कितने देर तक रहेगा, मतलब कितने आवर्स आपका कॉलेज रहता है दिन में, बिकॉज इस संडे के बाद में मैं थोड़ा सा फ्री रहूंगा, ठीक है। तो मैं आई एम थिंकिंग अबाउट टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है। सो आप बताइए, आप में से कितने लोग अवेलेबल रहेंगे इन केस आई वॉन्ट टू टेक क्लास एट 4 PM और 5 PM। अगर हम जल्दी क्लास शुरू करें, 2 घंटा 3 घंटा क्लास ले, या फिर 2-3 दिन तक हम कंटिन्यूस क्लास ले, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफर्टेबल एंड अवेलेबल? ओके, संकल्प इज कंफर्टेबल with 3 hours in afternoon every day. So संकल्प स्पेसिफिक टाइम पीरियड तुम बता सकते हो क्या कि सर 12 PM से लेके 4 PM तक, या फिर 3 PM से लेके 6 PM तक? सो इस हिसाब से मैं एडजस्ट करूंगा मेरा शेड्यूल, ओके। ओके, सो आर्या इज हैविंग लेक्चर फ्रॉम 12 to 4:30। सो 4:30 को लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। ओके, संकल्प का भी 3 बजे तक, ओके, आफ्टर 5 o'clock, ठीक है। सो डन। सो आर्या का 4:30 को खत्म होता है, मतलब आर्या का सबसे लेट खत्म होता है क्लास, तो उसे घर घर पर आने के लिए लगभग 5:30 हो सकते हैं। सो 5:30 या फिर 6 PM, 6 PM से हम एटलीस्ट 1.5 आवर या फिर 2 आवर्स के क्लासेस लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा बड़ा पोर्शन हमारा सिलेबस का बचा है ना, तो वो हमें कवर करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट वीक में मैं प्लानिंग करूंगा आफ्टर दिस संडे, हाँ। इस वीक में कुछ भी नहीं, जो रेगुलर क्लासेस हैं वही चलेंगे। इन द नेक्स्ट वीक वी विल टेक एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है। चलो ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।